हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आपका ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, गैलेक्सीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब हम अपनी गैलेक्सी की बात करते हैं, ठीक है। दैट इज मंदाकिनी। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी, ठीक है। आप बुक्स में ये भी पढ़ते हैं। देखो, मिल्की वे मंदाकिनी का एक पार्ट है। मिल्की वे हमारी पूरी गैलेक्सी नहीं है। मिल्की वे मंदाकिनी का एक पार्ट है जो हमें अर्थ से दिखाई देता है, उसको हम मिल्की वे बोलते हैं। और पूरी गैलेक्सी हमारी क्या कहलाती है? मंदाकिनी। तो हमारी मंदाकिनी के आपके 3 स्पाइरल आर्म्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं उसे। ये देखिए 1 2 3, यहाँ पे देखोगे 1 2 3, यहाँ देखेंगे 1 2 3, हर जगह आपका 3 स्पाइरल आर्म्स हैं। ये स्पाइरल आर्म्स हैं और ये स्पाइरल आर्म्स आपका मूव कर रही हैं। ये हमारा गैलेक्टिक न्यूक्लियस है, ठीक है, या आप सेंटर कह सकते हैं, सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। और यहाँ पे आपके मिलते हैं ब्लैक होल्स। ये जितनी आर्म्स आप देख रहे हैं, हर आर्म पे आपका अलग अलग टाइप के स्टार्स आपको मिलेंगे। ये वाली जो पार्ट है, यहाँ पे हमारे न्यू बॉर्न स्टार होते हैं। जो शुरुआती तारे होते हैं वो सब इस आउटर लाइन पर हैं, ठीक है। इनर पार्ट में मिडल स्टार्स हैं, या आपके थोड़े पुराने स्टार्स हैं जिनको हम यंग स्टार्स भी कह सकते हैं, मैच्योर स्टार भी कह सकते हैं। जैसा हमारा सन है, तो सन भी आपको इसी उसमें मिलेगा। और सबसे अंदर यहाँ पर ओल्ड स्टार्स हैं। जब किसी स्टार में एनर्जी फॉर्मेशन बंद हो जाता है तो वो तेजी से आके आपका इस ब्लैक होल में समाहित हो जाता है और उस तारे की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये स्पाइरल आर्म्स काम करता है। तो देखो, हम यहाँ पे हैं, मान लीजिए ये हमारा सन है। तो सन आपका गैलेक्सी के साथ रोटेट कर रहा है। जब गैलेक्सी भी रोटेट कर रही है, सन भी रोटेट कर रहे हैं, तो एक टाइम पे आपको जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है। अब इस समय अर्थ जो यहाँ पे है उसको ये वाली आर्म दिखाई देगी, ठीक है। जब अर्थ यहाँ पे आएगी तो उसे ये वाली आर्म दिखाई देगी। तो इसीलिए आप रात में तारे देखते होंगे कई बार, तो कई बार आपको बहुत घने तारे नजर आते हैं, बड़ी संख्या में तारे नजर आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल हल्के तारे नजर आते हैं, कोई दिखाई भी नहीं देता। तो यानी जब आपकी स्काई में तारे ज़्यादा ना हो, तो यानी हम किस बेल्ट को देख रहे हैं? आउटर आर्म को देख रहे हैं। आउटर आर्म में सारे नए तारे होते हैं और इनमें जो फ्यूजन प्रोसेस से हीट एनर्जी या जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम अमाउंट में होती है, साथ साथ ही हमसे बहुत दूर भी हैं। इस वजह से इनसे आने वाली रोशनी कई बार हम तक नहीं भी पहुंच पाती। तो यहाँ के तारे हमें हल्के नजर आएंगे। तो स्काई हमारी चेंजिंग स्काई होती है, हर रात हमें एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो वो इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी क्या हैं? मूवेबल हैं। तो जब आपको डार्क दिखाई दे स्काई, बहुत सारे तारों से भरी हुई दिखाई दे, तो इसका मतलब हम किस पार्ट को देख रहे हैं? इस इंटीरियर पार्ट को, ठीक है। और जब आपको हल्की दिखाई दे तो हम इस एक्सटीरियर पार्ट को देख रहे हैं यहाँ पृथ्वी से। तो ये ध्यान रखना कि भाई क्या क्या हमारी गैलेक्सीज होती हैं। अब हमारी गैलेक्सी के आसपास 2 और स्पाइरल गैलेक्सीज हैं। एक यहाँ पे है जिसको हम कहते हैं एंड्रोमेडा, ये नियरेस्ट गैलेक्सी टू अर्थ है। और इसके अलावा एक गैलेक्सी और हमारे नज़दीक है जिसको M33 नाम दिया गया है। ये बेसिकली M32 थी। तो इन तीनों गैलेक्सीज का एक क्लस्टर होता है। हर जो गैलेक्सीज होती हैं
उसमें 2 या 3 गैलेक्सीज इंक्लूडेड होती हैं, और जितनी भी हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं उन सब में ये क्लस्टर मिलते हैं। तो हमारी अर्थ पे बेसिकली, या हमारे सोलर सिस्टम या हमारा जो गैलेक्सीज है उसमें बेसिकली 3 गैलेक्सीज का क्लस्टर है, M33, M32 जिसको हम एंड्रोमेडा भी बोलते हैं, और हमारी अपनी गैलेक्सी जिसको हम मंदाकिनी बोलते हैं। अब ये मिल्की वे क्या है, जब हम अर्थ से देखेंगे तो हमें ये वाला हिस्सा दिखाई देगा ना गैलेक्सी का, तो ये जो गैलेक्सी का हिस्सा दिखाई देता है इसी को हम बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है, पूरी गैलेक्सी हमारी क्या कहलाती है, मंदाकिनी। इसको ध्यान रखिएगा कि मंदाकिनी पूरी गैलेक्सी है और मिल्की वे उसका एक पार्ट है। ठीक है, यहां पे देखो सन, इसका भी चक्कर काट रहा है, तो सन हमारा किस प्रकार का स्टार हुआ, यंग स्टार। धीरे धीरे सन भी क्या होगा, इससे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंच जाएगा, और जब यहाँ पहुंचेगा तो सन की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, एक तारा करोड़ों वर्ष तक अपनी स्टेजेस में रहता है, या एक स्टेज कंप्लीट करने में उसको बहुत सारे करोड़ों अरबों वर्ष लगते हैं। तो अभी फिलहाल हमारा सन कैसा स्टार है, यंग स्टार। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, हमारा सन एक यंग स्टार है और न्यू बॉर्न स्टार से आगे की स्टेज में है, और अब फाइनल स्टेज में जाएगा जब वो ओल्ड स्टार बनेगा। ठीक है, तो गैलेक्सी की बात हुई। अब हम नक्षत्र और आपका राशियों की बात करते हैं। चलो इस टाइप बना लेते हैं आपका। देखो यहाँ पे हमारा सन है, तो सन को एक चक्कर पूरा करने में, जो कोई भी आपका सर्कल हो, कोई भी आपका पिंड हो, जब वो एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो 360 डिग्री के एंगल को अगर हम 30 डिग्री के एंगल्स में डिवाइड कर दें तो कितने भाग बनेंगे हमारे, 12 भाग। ठीक है, तो जो राशियां हैं उनकी संख्या है 27। ठीक है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केवल कौन सी, 12 राशियां। ठीक है ना, तो ये जो हमने 30-30 डिग्री के एंगल बनाए, ये 30-30 डिग्री के एंगल हमारे 360 डिग्री को डिवाइड करते हैं 12 पार्ट्स में, तो इसीलिए हमारी 12 राशियां हैं। ऐसा नहीं है कि जो बाकी राशियां बच गई, यानी बाकी 15 राशियां बच गई, वो हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन वो हमसे दूर हैं, वो इधर उधर सिचुएटेड हैं, इसीलिए उनका इम्पैक्ट हम पे नहीं पड़ पाता। हम पे जिनका इम्पैक्ट पड़ता है वो 12 राशियां आपका एस्ट्रोलॉजी ने मानी है, तो यहाँ भी हम उनको 12 इंक्लूड करते हैं। तो 12 कैसे बनी, ये ध्यान रहेगा कि हमने 360 को डिवाइड कर दिया आपका 30 डिग्री के एंगल से। ठीक है, हमने प्रत्येक एंगल मान लिया 30 डिग्री का है। तो देखो, जब सन कभी इस राशि में आएगा, 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 साल भर हर महीने उसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज करती है, क्योंकि 12 महीने हैं तो हर महीने वो किसी एक राशि में रहेगा और उसका इम्पैक्ट पड़ता है, हर चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, ग्रह नक्षत्र जितने भी हमारे होते हैं, इनका हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है, आप जानते हैं ये कॉस्मिक रेज निकालती हैं, उस कॉस्मिक रेज से हमें बहुत सारा असर हमारे ऊपर देखा जाता है। तो हमारी एस्ट्रोलॉजी भी हम कह सकते हैं कि भाई एक तरीके से सही है, वो एक साइंटिफिक है। ठीक है ना, हालांकि बहुत सारे लोग आपका जो है एस्ट्रोलॉजी को गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी बेसिकली आपका एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंतर्गत हम इन 12 राशियों का हमारे ऊपर या अर्थ सरफेस पे या अन्य चीज़ों पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करते हैं। ठीक है ना, अब 12 राशियां हमने ऐसी थोड़ी बनाई हैं भाई, आप ऊपर देखते हैं आसमान में तो तारे आपको डिफरेंट शेप्स में दिखाई देते हैं। ठीक है, कोई आदमी के शेप में, कोई घड़े के शेप में, कोई मछली के शेप में, तो उसी से हमारी राशियां बनी हैं। आपने देखा ना, मीन राशि होती है, कुंभ राशि होती है, तुला राशि होती है। तो जो स्टार्स हैं हमारे, वो इस प्रकार से ग्रुप में अरेंज्ड हैं कि वो एक डेफिनेट पैटर्न बना रहे हैं, उसी को हमने राशियों के अंडर इंक्लूड किया है। ठीक है, राशि के बाद हमारा होते हैं नक्षत्र। एस्ट्रोनॉमी में इसको पढ़ते हैं नक्षत्रों को।
तो टोटल 88 नक्षत्र होते हैं। यानी अगर हम बात करें कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए टोटल कितने इंपॉर्टेंट हो गए, भाई 12 इंटू 2.25 करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 27। तो यानी 27 ही नक्षत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी 88 नक्षत्रों से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें नक्षत्रों को अगर हम प्रॉपरली बात करें तो इनको कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। ये कॉन्स्टलेशंस आपका एक डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं आपके आकाश में। जैसे आपने सबसे कॉमन पैटर्न देखा होगा, सप्तऋषि मंडल, ठीक है ना, या उर्सा माइनर, ठीक है। तो ये देखो 7 तारों का समूह है जिसे हम बिग डीपर के नाम से जानते हैं। अब ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि इसके माध्यम से हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं, साथ साथ इसके माध्यम से हम आपका समय का पता लगा सकते हैं, क्योंकि शाम के समय इसकी पोजीशन कहीं और होती है और सुबह के समय इसकी पोजीशन कहीं और होती है। ठीक 4 बजे अपनी पोजीशन आपको कहीं और दिखाएगा। तो पुराने जमाने में ऋषि मुनि जो है इसको देखकर ब्रह्म मुहूर्त का पता लगाते थे कि भाई ब्रह्म मुहूर्त किस समय है, और जब ये दिखाई देता था उन्हें पूर्व में या उत्तर में, तब वो जाग जाते थे और जागने के बाद जो है अपनी नियमित दैनिक दिनचर्या जो भी होती थी उसको पूरा करते थे और उसकी शुरुआत करते थे अपने दिन की, ठीक है। तो ये समय निर्धारण के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ये दिशा निर्धारण के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि देखो इसके ठीक ये पॉइंटर स्टार है, इसको हम पॉइंटर स्टार बोलते हैं। पॉइंटर स्टार के ठीक आगे देखोगे आप तो आपको एक स्टार दिखाई देगा जिसको हम नाम देते हैं पोल स्टार, या हिंदी में हम इसको कहते हैं भाई ध्रुव तारा। तो ध्रुव की आपने कहानी सुनी होगी कि ध्रुव अपने जो है इरादे में बिल्कुल अटल था, तो उसी प्रकार से ये ध्रुव तारा भी हमारा बिल्कुल अटल है और जो हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर स्थित है, इसीलिए उसकी पोजीशन हमें स्टेशनरी दिखाई देती है। हालांकि ये तारा है, इसको आप पोलैरिस भी बोल सकते हैं। ये पोलैरिस भी आपका सन के नज़दीक ही है, ठीक है। ये पोलैरिस अगर हम सन यहाँ माने तो यहाँ पर आपको पोलैरिस देखने को मिलेगा आगे, ठीक है। यहाँ आपको एंड्रोमेडा प्रॉक्सिमा सेंचुरी देखने को मिलेगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी नियरेस्ट स्टार टू द सन है जो हमसे 4.3 लाइट ईयर दूर है, ठीक है ना। तो पॉइंटर स्टार के ठीक सामने आप देखोगे तो आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा, और ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है क्योंकि नॉर्थ पोल के ऊपर है, तो हमेशा आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा। तो इसी को बेस मानकर हम नॉर्थ, साउथ और अदर डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी काम की चीज़ है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सैनिकों की ट्रेनिंग होती है तो उनको जंगल में छोड़ दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि उनका बेस कैंप कहाँ है, किस डायरेक्शन में। आपको बता दिया गया कि आपका बेस कैंप जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब आप पहले नॉर्थ ढूंढिए, फिर नॉर्थ ईस्ट ढूंढिए। तो हम किससे ढूंढना शुरू करते हैं? पोलैरिस। तो पोलैरिस हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प प्रोवाइड करता है, और इसी से हम कार्टोग्राफी का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, इसका पोल स्टार का। देखो अभी हमने बात की टिल्टेड नहीं बनाते अर्थ को, सीधा ही बनाते हैं। ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का साउथ पोल है। अब इसके ठीक ऊपर मैंने कहा आपसे पोल स्टार होता है। तो पोल स्टार से आने वाली रोशनी जिस स्थान पे पड़ती है वहां पे हमारा एंगल बनता है 90 डिग्री। तो ये पॉइंट हमारा सरफेस से क्या बना रहा है? ये सरफेस ऐसा है ना, इससे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यानी यहाँ पर जो लैटिट्यूड होगा वो हमारा 90 डिग्री लैटिट्यूड होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें इसे 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे ये जो एंगल बनाएगा वो 0 ही होगा। तो वहाँ पे हम बना रहे हैं कौन सा? इक्वेटर। तो ध्यान रखिए ये जो हमारे प्रोजेक्शंस बनते हैं
या हम जो ग्लोब पे लैटिट्यूड्स खींचते हैं वो बेसिकली पोल स्टार को ही बेस मानकर खींची जाती हैं। पोल स्टार की लाइट जिस जगह पर जितना पड़ रहा है उतने डिग्री का लैटिट्यूड वहाँ पर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री का लैटिट्यूड हमारा बन जाएगा। ठीक है, अगर 60 डिग्री है तो वो हमारा 60 डिग्री का लैटिट्यूड बन जाएगा। अगर 20 डिग्री है तो हमारा 20 डिग्री का लैटिट्यूड बन जाएगा। फिर इसी टाइप से हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, नीचे भी। तो इसी टाइप से हमारी लैटिट्यूड्स बनाई जाती हैं। लैटिट्यूड ऐसा नहीं कि आपने ग्लोब बनाया, वो गोल बनाया सर्कल और यहाँ से यहाँ डिवाइड करके और लिख दिया ये लैटिट्यूड्स हैं, ऐसे नहीं बनते। आपको लैटिट्यूड्स बनाने के लिए प्रॉपर तरीका अपनाना पड़ता है। तो वो हम किसको बेस मान कर लेते हैं? पोल स्टार को। इसी से हम लैटिट्यूड्स बनाते हैं और फिर लॉन्गिट्यूड्स बनाने हमारे लिए आसान हो गए। क्यों? अब लॉन्गिट्यूड्स हमने बनाने हैं तो वो पोल टू पोल ड्रॉ करने हैं और आसानी से उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूड हमारे आसानी से बन जाते हैं, लेकिन लैटिट्यूड्स हमारे जो हैं पोल स्टार को आधार बनाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नियरेस्ट स्टार भी ध्यान रखना, प्रॉक्सिमा सेंटूरी नियरेस्ट स्टार टू द सन है। एक और नियरेस्ट स्टार हमारा पोलैरिस है। तो ये पोलैरिस यहाँ पर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भाई गैलेक्सीज में हमारी राशियां भी होती हैं। कितनी राशियां होती हैं? एक राशि में सन कितने समय तक रहता है? तो केवल 1 महीने तक रहता है। तो 1 महीने तक उसको अफेक्ट करता है और बाकी राशियां भी आपका कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती हैं या अर्थ भी उससे अफेक्ट होती है। ठीक है ना, जैसे हमारा किसी राशि में कोई नक्षत्र है, मान लो मूल नक्षत्र, ठीक है, रोहिणी नक्षत्र, ये सब हैं। तो बहुत सारे हमारे नक्षत्र हैं। कुल मिला के हमारे एस्ट्रोनॉमी में या एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्रों की बात की जाती है और वो हमारे लिए काफ़ी जो है हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाली सिद्ध होती हैं, ऐसा कहना है ज्योतिषाचार्यों का, और वो अपने साइंस द्वारा इसको प्रूव भी करते हैं। ठीक है, तो रोहिणी नक्षत्र में जैसे भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे, राधा पैदा हुई थी। ठीक है, तो रोहिणी नक्षत्र के लोग आपके काफ़ी लवेबल नेचर के होते हैं, कहने का अर्थ है। और मूल नक्षत्र वालों को जो है थोड़ा एक तरीके से समाज में अच्छा नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि भाई ये नीच नक्षत्र वाले लोग हैं। ठीक है, तो नक्षत्र आपका प्रभाव कभी ना कभी किसी न किसी के जीवन पर डालता ही है। ठीक है, कॉस्मिक रेज है और कॉस्मिक रेज है तो कॉस्मिक रेज किसी न किसी तरीके से हमें अफेक्ट करती ही करती हैं। ठीक, तो ये हमारा नक्षत्र और कॉन्स्टलेशन वगैरह था, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं आपका कि भाई लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स। मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड्स आप कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब लैटिट्यूड्स की बात करते हैं। तो लैटिट्यूड्स बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि पोल स्टार को बेस बना के अर्थ के ऊपर खींची गई लाइंस हैं और दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये सब क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रेखाएं नहीं है। पृथ्वी पर आपको कहीं ऐसी रेखाएं खींची हुई नहीं दिखेंगी। लेकिन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स हम बनाते क्यों हैं? किसी भी प्लेस की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स का इस्तेमाल करते हैं। बिना इनके हम किसी भी स्थान को मैप में नहीं ढूंढ पाते। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। तो महत्वपूर्ण जो आपके लिए अक्षांश रेखाएं हैं ये 5 हैं। चूंकि नॉर्थ गैलॉर्थ है तो एंड लिखते चलेंगे। अब बेसिकली देखो लैटिट्यूड्स हमारे किस काम की है। लैटिट्यूड्स हमारे लिए क्लाइमेटिक डिवीजन का काम करती हैं। इनके बेस पे हम किसी भी रीजन को क्लाइमेटिकली एक मोटे मोटे तौर पर डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं ये। मैंने आपको बताया था कि सन लगभग सीधा रहता है कहाँ? इक्वेटर पे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ रही होंगी वहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो उन रीजन्स को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ये सारे हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स हैं। देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में जो भी आपका रीजन पड़ेगा
वो हमारा कैसा होगा, ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ होता है, जहाँ पर आपका गर्मियाँ ज़्यादा पड़े, ठीक है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमारा ज़्यादा गर्मी वाला मौसम है। इसमें सर्दियों के महीने बहुत कम होते हैं, बरसात मेनली गर्मियों में होती है, और कुछ ऐसे रीज़न है जहाँ पर साल भर बारिश होती है। तो ह्यूमिडिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है यहाँ पे, और साथ साथ टेम्परेचर बहुत हाई रहते हैं। तो इसी वजह से ये सारी कंट्रीज हमारी किस में आएंगी, ट्रॉपिकल रीजन में। अब हम बात करें कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा होगा, तो मोटे तौर पे हम बता सकते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट कैसा होगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, ठीक है। तो जो भी कंट्रीज जिससे आपका ये तीनों में से कोई या इसके आसपास कोई है, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। इसके ऊपर देखिए, इंक्लिनेशन का एंगल तिरछा होने लग गया, तो जब एंगल तिरछा होगा तो इसको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा यहाँ तक। तो देखो एरिया भी बढ़ गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बढ़ गया, तो इस कंडीशन में यहाँ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, कम होगी। तो इन रीजन्स को हम कहते हैं टेम्परेट रीजन्स। तो जो टेम्परेट रीजन्स होंगे वो बिटवीन 23.5 to 66.5 के बीच में होंगे, यहाँ पर भी और साउथ में भी। अब साउथ में हम इसलिए बात नहीं करते क्योंकि साउथ में इसके नीचे बहुत कम लैंड मास है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट केवल ये हमारे लिए इस रीजन में है, ठीक है। तो टेम्परेट रीजन वाले जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी, एक मॉडरेट टेम्परेचर आपका बना रहेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी, आप एवरेज टेम्परेचर यहाँ का मान सकते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपको मिलेगा, और सर्दियों में आप टेम्परेचर मान सकते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। तो सर्दियों में भी टेम्परेचर ज़्यादा नीचे नहीं जाते, माइनस तक नहीं जाते, और गर्मियों में भी 20 या 20 से ऊपर नहीं जाते। तो बहुत कम यहाँ पे, जब इंडिया में देखो आप, इंडिया में गर्मियों में 40 डिग्री पहुँच जाएगा और सर्दियों में आपका 10 डिग्री भी पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे देखो डाययूरनल रेंज देखो टेम्परेचर कितनी है, 30 डिग्री। तो इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है टेम्परेचर में। यहाँ पर आप रेंज देखोगे तो आपका 10 डिग्री रेंज मिलेगी, तो इसको डाययूरनल रेंज कहें या हमारा ईयरली रेंज ऑफ टेम्परेचर कहें, दोनों हम कह सकते हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता जो आपका ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में आपका जो है साल भर का जो टेम्परेचर रहेगा हाईएस्ट और लोएस्ट, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जबकि इन रीजन्स में आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो अब बात करें हम कि यहाँ पर यूरोप है सिचुएटेड, तो यूरोप का क्लाइमेट कैसा होगा, तो हम कह सकते हैं टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है। चाइना है यहाँ पे, मान लो चाइना का क्लाइमेट कैसा होगा, तो हम कह सकते हैं टेम्परेट, ठीक है। तो जो कंट्रीज आपका इसके बीच में सिचुएटेड होंगी उन सब का क्लाइमेट हमारा टेम्परेट होगा। वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होंगे, सर्दियों में भी ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा और गर्मियों में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इसके ऊपर देखो और ज़्यादा आपका जो है इसको लेंथ कवर करनी पड़ रही है, तो अमाउंट ऑफ हीट बहुत कम जाएगी। तो यहाँ पर जो है हीट, देखो आपने पढ़ा होगा कि हीट ये भी आती है जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहलाती है, और जब अर्थ सरफेस टकरा कर वापस जाती हैं तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी हमारे एनवायरनमेंट को गर्म करने में हेल्पफुल होती है, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा गर्म करती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमारे एनवायरनमेंट को गर्म नहीं करता, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो टेम्परेचर बना हुआ है वो किसके कारण बना हुआ है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के। तो देखो अर्थ सरफेस पे सभी जगह टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बराबर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी जगह इनकमिंग सोलर रेडिएशन सेम हो। तो यहाँ पे देखो आपका इनकमिंग सोलर रेडिएशन कम है, जबकि आउटगोइंग सोलर रेडिएशन ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पर हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, और हीट लॉस जब ज़्यादा होगा तो ये रीजन हमारे परमाफ्रॉस्ट रीजन के रूप में जाने जाते हैं, या आप इनको फ्रिजिड रीजन बोल सकते हैं, या यहाँ का क्लाइमेट हम बोल सकते हैं फ्रिजिड है। यहाँ साल भर आपकी बर्फ जमी रहेगी और जो बारिश होगी वो भी आपका स्नोफॉल के रूप में है, ठीक है। तो दो तीनों पार्ट हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो ये हम किसके बेस पे कह सकते हैं, अक्षांश रेखाओं के या लैटिट्यूड्स के बेस पे। तो मोटा मोटा एक जनरल आपको आइडिया मिल गया कि किस रीजन का क्लाइमेट क्या होगा। तो अब अगर किसी का आप लैटिट्यूड देखते हैं तो उसका आप जनरल एक आइडिया बता सकते हैं कि वहाँ पे क्लाइमेट किस टाइप का होगा। तो ये जनरल आइडिया के लिए ही होता है, ठीक है। वैसे अक्षांश रेखाओं की बात करोगे तो अभी हमने बात की थी कि भाई सारी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं
वो पोल स्टार को आधार मानकर खींची गई हैं। तो टोटल देखो यहाँ हमने बनाया था 90 डिग्री, तो भाई एक एक डिग्री के डिफरेंस पे अगर हम यहाँ तक की लाइन खींचेंगे, यहाँ हमने बात की थी कि भाई पोल स्टार से जो लाइट आती है वो यहाँ 90 डिग्री पे आती है और यहाँ जो आती है वो 0 डिग्री होती है। तो देखो अब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पहुँचने के लिए आपको कितनी लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी एक एक डिग्री के डिफरेंस पे? 90। तो 90 हम लोग जो है ऐसे में लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो टोटल लाइंस आपकी कितनी हो गई यहाँ तक? 90। तो 90 अक्षांश रेखाएं तो आपकी ऊपर हो गई, और ऐसी 0 डिग्री से साउथ में चलोगे तो 90 लाइंस आपको यहाँ पर भी ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो टोटल हमारी कितनी हो गई? 180 लाइन प्लस एक ये 0 डिग्री जो हमारी इक्वेटर थी जिसको हमने बीच में खींच दिया था, तो इसको भी इंक्लूड करते हैं। तो टोटल 181 ये आती हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच में एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं। तो एवरेज डिस्टेंस लगभग आपका 111 किलोमीटर आप मान सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये केवल एवरेज है, 111.3 मिलता है कुछ बुक्स में, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, वो कोई खास अंतर नहीं पैदा करता हमारा। तो 111 किलोमीटर के इनके बीच में एवरेज डिस्टेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह आपका इतना ही डिस्टेंस होगा। आप टूवर्ड्स पोल जाओगे तो इनके बीच में डिस्टेंस आपका बढ़ता जाता है, कहीं कहीं आपको ये 114 किलोमीटर भी मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो है अक्षांश रेखाएं गड़बड़ हैं, ऊपर नीचे हैं, या थोड़ा आपका जो है पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये गड़बड़ क्यों आई? ये गड़बड़ इसलिए आई, एक तो हमारी ड्राइंग में, और दूसरा अर्थ की शेप, क्योंकि आप जानते हैं अर्थ की शेप परफेक्ट राउंड शेप नहीं है, बल्कि एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ठीक है, एक आपका ऐसा शेप है जो पोल्स पे चपटा है और इक्वेटर पे आपका फूला हुआ है, बल्ज है। तो इसी वजह से ये ऑब्लेट स्फेरॉइड जो हमारा बनता है अर्थ का, उसी शेप के कारण हमारी जो ये लाइंस बनती हैं इनके बीच में डिस्टेंस अनइवन हो जाता है। ठीक है, तो टुवर्ड्स पोल आप जाओगे तो आपको अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती हुई मिलेगी, लेकिन फिर पोल्स पे पहुंच जाओगे तो एकदम नज़दीक नज़दीक मिलेगी। तो ये जो अनइवननेस है वो किसके कारण आया है? ऑब्लेट स्फेरॉइड के कारण, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। अब एक नॉर्मली हम बात करें कि अगर हमें इसका एवरेज डिस्टेंस मिल गया तो कोई भी प्लेस जिसका हमें अक्षांशीय अंतर पता है या जिसका हमें लैटिट्यूडनल डिस्टेंस पता है या लैटिट्यूडनल डिफरेंस पता है, उसका हम एक एवरेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई 20 डिग्री नॉर्थ पे एक प्लेस ए सिचुएटेड है, ठीक है, और 35 डिग्री नॉर्थ पे दूसरा प्लेस है। तो पहले हम इन दोनों के बीच में लैटिट्यूड्स का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो कितने डिग्री का आएगा? लगभग 15 डिग्री का। अब आप जानते हैं 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 111 किलोमीटर, तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर्स। तो ये आपका आ जाएगा एक मोटा मोटा एवरेज डिस्टेंस, आप इसको कह सकते हैं, बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी। एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आप मोटे तौर पे बता सकते हैं कि भाई वो स्थान हमसे इतना दूर है। तो दो चीज़ों के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका मेजर उपयोग आपका टोपोग्राफी में होता है। जब हम किसी प्लेस का मैप बनाते हैं तो किसी भी मैप को बनाने में इनका बहुत योगदान होता है, तभी हमारा मैप बिल्कुल सही बनता है। और ग्रिड पैटर्न हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तब हमारे मैप में एग्जैक्ट एक एक चीज़ें बिल्कुल सही बनती हैं। जैसे आप सर्वे ऑफ इंडिया के टोपोग्राफिक शीट उठाएंगे तो उसमें जो है एक प्रॉपर स्केल लेके, और ध्यान रखना उसमें आपको जो डिस्टेंस मिलेगा वो प्रॉपर डिस्टेंस मिलेगा। टोपोग्राफिक शीट्स में कभी भी ऐसा डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा कि कहीं पे 114 किलोमीटर हो रही है, कहीं पे 115 किलोमीटर होती है। टोपोग्राफिक मैप में आपको बिल्कुल बराबर डिस्टेंस में या ग्रिड में बराबर लेंथ पे कटी हुई मिलेंगी। ठीक है ना, तो ये हमारा टोपोग्राफिकल मैप्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हमारी अक्षांश रेखाएं हुई। अब बात करते हैं आपकी देशांतर रेखाओं की। तो देखिए, देशांतर रेखाएं हमने बात की थी कि एक दूसरे को पोल्स पर काटती हैं, ये एक दूसरे से मर्ज हो जाती हैं
तो पहले हमने एक इमेजिनरी लाइन मान ली 0 डिग्री, जिसको हमने नाम दिया प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन से एट एन एंगुलर डिस्टेंस हमने कुछ लाइंस ड्रॉ कर ली जो नॉर्थ टू साउथ खींची जा रही थी। उन लाइंस को हमने नाम दिया, ध्यान रखना ये एंगुलर डिस्टेंस पे है, क्या नाम दिया उनको, मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड्स। तो ये लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखाएं आपका मेरिडियंस भी कहलाती हैं और साथ साथ लॉन्गिट्यूड्स भी कहलाती हैं। तो इस साइड भी आपकी इसी टाइप से ये रेखाएं खींची जाएंगी। तो ये तो फ्रंट व्यू हुआ, इसका बैक व्यू भी होगा, तो बैक व्यू में भी आप ऐसी रेखाएं खींचेंगे। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, देखो एंगल आपका कितने डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री का। तो यानी अगर आप एक एक डिग्री पे लाइन खींचने जाएं तो आपको यहाँ तक कितनी लाइंस मिलेंगी, 90, ठीक है। इधर भी कितने मिलेंगे हमें, 90, तो 90 प्लस 90 कितनी हो गई, 180। तो ये तो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में आपको 180 मिल रही है, तो बैक व्यू में भी आपको कितना मिलेगा, 180, यानी टोटल इनका नंबर्स हुआ 360। अब इसमें हम 1 इंक्लूड एक्स्ट्रा क्यों नहीं करते, क्योंकि ये भी तो हमारी इमेजिनरी लाइन है। लेकिन देखो आपने पढ़ा होगा कि जब हम एंगल बनाते हैं तो ये जो 0 डिग्री होता है वही 180 डिग्री भी होता है, वही आपका 360 डिग्री भी होता है, ठीक है ना। तो ये 0 डिग्री है, अब इस लाइन को देखोगे तो यहाँ 0 डिग्री है ना, यहाँ 180 डिग्री, और यहाँ वापस आ जाओगे 360 डिग्री। तो ये पूरी लाइन ही हमारी एक ही लाइन हो गई, जो आपका 0 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 360 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे इसको इंक्लूड कर चुके हैं और एक बार इसको हम 180 में इंक्लूड कर चुके हैं, तो 2 बार ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। तो एक बार अगर हमने माइनस भी कर दिया, 360 वाले को इंक्लूड नहीं किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके इनकी टोटल नंबर्स हमारी 360 ही रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ आप मैप इसमें देख रहे हैं डायग्राम में कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी है और यहाँ पे सब मर्ज हो जा रही हैं, तो यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, 0 किलोमीटर। और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, दैट इज 100 किलोमीटर, 111 किलोमीटर या 111.3 किलोमीटर्स। यहाँ पर भी डिस्टेंस होता है मैक्सिमम एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे ये सबसे ज़्यादा दूर होती है और पोल्स पे ये सब एक साथ मिल जाती है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, 0 किलोमीटर। उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इनका यूज़ क्या है, तो देखो 0 डिग्री जो हमारी है प्राइम मेरिडियन, इसको हम कहते हैं ग्रीनविच लाइन भी। यहाँ पर आपका लंदन है और लंदन में ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी है, जिससे होकर ये लाइन पास होती है, ठीक है। और यहीं से हम वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं, जिसको हम GMT बोलते हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम यहाँ से आपका आता है, ठीक। अब इसके ईस्टवर्ड जितनी भी कंट्रीज होंगी उनका टाइम हमेशा आगे रहता है, क्योंकि आप जानते हैं सनराइज पहले कहाँ होता है, ईस्ट में, तो इसका टाइम हमेशा आगे होगा। तो इन कंट्रीज़ के टाइम के आगे हमेशा हम डिफरेंस में प्लस का यूज़ करते हैं। और वेस्ट वर्ल्ड भी यहाँ से होते हुए सन यहाँ पहुँचेगा, तो तब जाके यहाँ पर शुरुआत होगी सुबह की या दिन की, तो यहाँ का टाइम हमेशा पीछे चलता है। और यहाँ का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो माइनस लिखते हैं उससे, ठीक है। यानी GMT से माइनस, GMT से प्लस। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो GMT से प्लस कितना, 5 1 and 2 आवर्स, तो 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे है। लेकिन अगर हम वेस्ट में होते तो हम क्या लिखते, माइनस 5.5 घंटे, क्योंकि तब हमारा टाइम क्या होता, GMT से पीछे होता, ठीक है। अब देखो हमने पूरे वर्ल्ड को 24 अक्षांशों में 24 देशांतरों में डिवाइड किया है, या 24 मेरिडियंस में डिवाइड किया है, 24 आपके टाइम जोन्स में डिवाइड किया है। तो आप मैप देखोगे तो आपको जो बड़े वॉल मैप आते हैं, उन बड़े वॉल मैप में ऊपर की तरफ आपका जो है घड़ी बनी हुई दिखाई जाती है। तो वो घड़ी क्यों दिखाई जाती है, वो इसीलिए दिखाई जाती है कि वो बताया जाता है कि भाई कहाँ का टाइम GMT से कितना आगे है, ठीक है। तो वो बेसिकली आपका एक दिखाने का तरीका है कि हमने वर्ल्ड को इतने टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो टोटल हमने 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है अपने पूरे ग्लोब को। तो पूरे वर्ल्ड में कितने टाइम जोन्स हैं,
24। ठीक है, अब 24 टाइम जोन्स हैं तो आपका भाई डिफरेंस कितना आएगा टाइम का, 2 टाइम जोन्स के बीच में। तो आप देख लो 24 टाइम जोन्स हैं, ठीक है, और कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 1-1 घंटे। क्यों, दिन भी तो हमारा 24 घंटे का ही होता है, तो 1 घंटा आपका 2 टाइम जोन्स के बीच में डिफरेंस होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम टाइम कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 0 डिग्री से ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड प्लस और माइनस होगा, उसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि हम टाइम कैसे कैलकुलेट करें। तो भाई अर्थ पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। ठीक है, और ये 360 डिग्री आपका कब अर्थ कंप्लीट करती है, 24 घंटे में। तो भाई 1 आवर्स इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिवाइड बाई 24। सो काटेंगे तो भाई 24 1 ज़ा 24 और 24 5 ज़ा, 24 करोगे तो 120 मिलेगा आपको, तो 120, 24 5 ज़ा 120 होता है, तो कितना 15। तो ये आवर्स है, तो ये डिग्री है, यानी 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 डिग्री। अब अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू निकालना चाहो तो 1 आवर्स अपन 15 कर दो, आवर्स को चेंज कर दो चाहे 60 मिनट्स में, तो आप इसको काटोगे तो 5 4 ज़ा 60, तो 4 मिनट्स आपका आएगा। तो 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 4 मिनट्स, यानी 2 प्लेसेस के बीच में अगर 1 डिग्री का डिफरेंस है तो उनके बीच में टाइम का कितना डिफरेंस आ जाएगा, 4 मिनट का। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम किसी प्लेस का टाइम निकालना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या डिफरेंस ढूंढना है, डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड्स। तो उसमें देशांतरीय अंतर कितना है, लॉन्गिट्यूड्स का अंतर कितना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि भाई एक 30 डिग्री पे है और एक 50 डिग्री पे है। अब इनको प्रॉपर लेके चलते हैं ईस्ट और वेस्ट। तो पहले ईस्ट लेके चलते हैं, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड पे है, ये 50 डिग्री लैटिट्यूड पे है। अब यहाँ पे हमारे मान लो शाम के 4 बज रहे हैं, 4 PM, तो वो पूछ रहा है टाइम आपका 50 डिग्री पर कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का। तो दोनों सेम लैटिट्यूड्स हैं, ईस्ट ईस्ट हैं, तो हम प्रॉपरली इसको माइनस करते हैं। तो 50 माइनस 30 कितना आया आपका 20 डिग्री का, यानी डिफरेंस कितने का आ गया, 20 डिग्री। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, तो 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 4 इंटू 20, दैट इज 80 मिनट्स। अब 80 मिनट्स को आप आवर्स में कन्वर्ट कर दो, तो 80/60, तो 0 0 कैंसिल कीजिए, 2 3 6, 2 4 8, तो कहने का अर्थ है आपका 4/3 मिनट्स। अब इसको मिनट में तो नहीं रख सकते, इसको आवर्स में चेंज करेंगे, तो डिवाइड कीजिए, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर क्या बचा 1, 1/3। अब 1/3 हमारा मिनट्स में आएगा, तो इसको इंटू 60 करके मिनट में बदल दीजिए 20, तो 1 आवर एंड 20 मिनट्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया टाइम का। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बज रहे थे, 4, यहाँ पे कितने बज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ वापस, ये आपका 0 डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है। तो जब सन यहाँ पे राइज कर रहा है तो सबसे पहले किस पे पहुंचेगा, 50 डिग्री पे या 30 डिग्री पे, भाई 50 डिग्री पे पहले पहुंचेगा, तो 50 डिग्री का टाइम आगे होगा और 30 डिग्री का टाइम क्या होगा, पीछे होगा। तो अब पीछे वाले के टाइम को हमें आगे करना है, तो इसके साथ हम ऐड करते हैं, तो 4 PM प्लस 1 आवर 20 मिनट्स, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 PM एंड 20 मिनट्स, या 5:20 PM। तो 5:20 हो रहे होंगे आपके कौन से, 50 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, यही चीज़ अगर उल्टी पूछी जाती है आपसे, देखो अगर मैं यहाँ लिख देता ये 4 PM है, तो यहाँ कितना बज रहा होगा, तो उस कंडीशन में ये आपका लैटिट्यूड ऐसा है जो पीछे है और इस पे सन बाद में पहुंचेगा, तो इसका टाइम हमेशा पीछे होगा। तो पीछे होगा तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 4 में से अगर हम माइनस करते 1 घंटा 20 मिनट, तो कितना आता हमारा, 3 बजते 1 घंटा माइनस करने के बाद, और फिर 20 मिनट माइनस करते तो आपका 2:40
40 मिनट यहाँ समय हो रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो है समय निकाल सकते हैं किसी भी स्थान का। तो ये तो सेम लैटिट्यूड्स थे, ठीक है, चाहे वो वेस्ट के हों चाहे ईस्ट के हों। और अगर लैटिट्यूड्स अलग अलग हैं, जैसे सपोज करो आपको एक ईस्ट दे रखा है और एक वेस्ट, यही ले लेते हैं, सपोज कीजिए आपका 30 डिग्री ईस्ट है एंड 50 डिग्री वेस्ट है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में देखो आपके पास 30 डिग्री और 50 डिग्री दोनों अपोजिट लॉन्गिट्यूड्स मिल गए आपको। तो जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, क्यों ऐड क्यों करते हैं? देखिए ये 50 डिग्री मैंने कहा आपको माइनस लोगे आप, और ईस्टवर्ड जो है वो प्लस आएगा, तो ये +30 हो गया, ये -50 हो गया। तो अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो देखो +30 -50, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 30 + 50। तो इसीलिए हम इनको दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये टोटल हमारा कितना बन गया 80 डिग्री। फिर वही प्रोसेस 80 × 4 करेंगे ताकि ये टाइम में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो ये आपका 320 मिनट्स आया। अब इस 320 मिनट्स को आप जो है आवर्स में बदल लें, तो डिवाइड बाई 60, 6 5 30, 2/6 × 60 करेंगे आप, तो 5 आवर्स एंड 20 मिनट्स आपका डिफरेंस आएगा। तो अब इन दोनों प्लेसेस के बीच में आपका टाइम का डिफरेंस कितना हो गया 5 आवर्स 20 मिनट्स का। तो इस टाइप से आप जो है समय निकाल सकते हैं किसी भी प्लेस का जो आपको दिया गया। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।